हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 6 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस जो है आज इस वीडियो में हम करेंगे। और यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ओब्वियसली वो इम्पोर्टेंट तो होते ही हैं, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूजीसी नेट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाली है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस उठा रही हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूजीसी नेट से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैंने 30 क्वेश्चन जो वीडियोस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। उसके अंदर मैंने अभी तक संस्कृत राइटर्स, उसके साथ कैंपल्स नॉवल, न्यू गेट नॉवेल्स, उसके साथ साथ जितने भी जो चार्ल्स डिकिंस से जितने भी 10 ईयर लास्ट 10 ईयर्स के चार्ल्स डिकिंस पे यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने डाल दिए हैं। उसके साथ हर टाइप के क्वेश्चंस मैं उठा के लेके आ रही हूँ। जो लास्ट 2-3 ईयर्स में जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क की समरी है वो मैंने डाल रखी है। इंपॉर्टेंट राइटर्स जो पूछे हैं, चाहे वो नोबेल लॉरिएट हो, चाहे पुलित्जर प्राइज विनर्स हो, या 2023 के जो नोबेल प्राइज विनर हो, या उसके साथ साथ बुकर प्राइज विनर हो। सिल्विया प्लाथ की पोइट्री पे मैंने 5 फेमस पोइट्री डाल रखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री मैंने डाल रखी है। उसके बाद जो 5 इंपॉर्टेंट रशियन नॉवलिस्ट हैं वो मैंने डाल रखे हैं। तो आपको एक वैरायटी मिलती है इस मेरे वीडियो से। और उसके साथ साथ यूजीसी नेट के लास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक क्विज भी मेरे चैनल पे चल रही है। उस पे मैंने अभी तक 230 प्लस क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। वो टोटली फ्री है, आप जाके उनको सोल्व कर सकते हो और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। अगर कम है तो आपको कहाँ पे ज्यादा आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। उसके साथ साथ इन क्विज को लेके आने का मेरा यही रीजन है कि इससे आपको सारी यूनिट कवर हो रही हैं आपकी, कि जितनी यूनिट जो यूजीसी नेट ने दी है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे पोइट्री है, चाहे फिक्शन है, चाहे रिसर्च है, वो हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें मैं डाल रही हूँ। इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस भी इसीलिए हैं ताकि आपकी यूनिट जो है उनके सारे ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो दिसंबर में ही पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया, और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका दलित लिटरेचर से पूछा गया है। और इसका जो क्वेश्चन था वो था, शरण कुमार लिम्बले आर्ग्यूज दैट दलित लिटरेचर इज यूनिक बिकॉज। आप क्वेश्चन पूछा गया था कि शरण कुमार लिम्बले के हिसाब से दलित लिटरेचर जो है वो यूनिक है, क्यों है। और आपको ऑप्शंस दिए गए थे। ए, दिस ब्रिंग्स आउट द दलित रियलिटी विच इज लिमिनल इन टाइम एंड स्पेस, क्योंकि ये दलित रियलिटी जो है उसको लेके आता है, जो टाइम और स्पेस के बीच में जो दलित रियलिटी है उसको बाहर लेके आता है। दिस हैज यूनिक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसर्न, इसके अपने यूनिक जो है हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल कंसर्न है, मुद्दे हैं। उसके साथ दिस ऑफर्स लिटरेरी एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्पोज्ड पीपल। ये जो है एक टाइप से लिटरेरी और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे लोगों का जो कि मार्जिनलाइज्ड है और डिस्पोजेस्ड पीपल हैं, यानी जिनको मार्जिनलाइज किया गया है मेन स्ट्रीम से, उस टाइप के लोगों का ये लिटरेरी और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है। उसके साथ दिस ब्रिंग्स आउट नैरेटिव एंड डिस्कोर्स ऑफ पिटी, ये जो है नैरेटिव और डिस्कोर्स, पिटी का डिस्कोर्स और नैरेटिव दिखाता है दलित लिटरेचर। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट यूजेस डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज टुवर्ड्स रिवर्ड फिगर्स। ये डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करता है रिवर्ड फिगर के लिए, यानी जिन लोगों ने इनके साथ बुरा किया उन लोगों के साथ जो है ये ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो क्या है, इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि दलित लिटरेचर जो है वो है यूनिक है शरण कुमार लिम्बले के हिसाब से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दलित राइटर है। और यूजीसी नेट ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही है बार बार, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर ए ये करेक्ट है। दिस ब्रिंग्स आउट द दलित रियलिटी विच इज लिमिनल इन टाइम एंड स्पेस। बी ऑप्शन था, दिस हैज यूनिक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसर्न। और सी था, दिस ऑफर्स लिटरेरी एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्पोजेस्ड पीपल। तो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
Second question, Edgar Allan Poe is often called as the originator of the short story. As an established genre, he defines the prose tale as. एडगर एलन पो को माना जाता है कि शॉर्ट स्टोरी के ओरिजिनल फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी एडगर एलन पो को कहा जाता है। तो उनके हिसाब से प्रोज टेल जो होती है वो क्या होती है? तो इसके ऑप्शन थे, अ नैरेटिव विच कैन बी रीड एट वन सिटिंग ऑफ फ्रॉम हाफ एन आवर और 2 hours, a narrative which can be read within 5 minutes or less, a narrative that can be read at 1 second of from an hour to 4 hours, a narrative that may be concluded and enjoyed in the single spell of less than half an hour। और ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकती है यूजीसी नेट, आपको सीधा सीधा पूछ सकती है, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ प्रोज टेल। तो अगर वो आएगा तब भी आपको यही आंसर आएगा आपका। तो इसका राइट आंसर था, जो प्रोज टेल होती है, अ नैरेटिव एक ऐसा नैरेटिव होता है विच कैन बी रीड एट वन सिटिंग, जिसको हम एक सिटिंग में पढ़ लेते हैं, फ्रॉम हाफ एन आवर या तो आधे घंटे में, और टू 2 hours आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में जो है हम लेते हैं, उसको प्रोज टेल कहा जाता है। ये प्रोज टेल की एक हिसाब से डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसेप्ट्स आर रेलेवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये पार्ट तक 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट और कौन सा कंसेप्ट जो है वो जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है, कौन सा कंसेप्ट जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से है इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन था, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आर म्यूचुअली डिपेंडेंट इन रिस्पोंडिंग टू कॉलोनियल एक्सपीरियंस। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म दोनों एक दूसरे पे जो है जो डिपेंड करते हैं वो कॉलोनियल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन था, लोटार्ड आर्ग्यूज दैट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीपली फेल्ट स्पेक्टिसिज्म टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। लोटार्ड का आर्ग्यूज था कि पोस्ट मॉडर्न जो कंडीशन होती है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, वो किया जाता है कि मेटा नैरेटिव की तरफ जो संदेहवाद होता है उसको उन्होंने कहा है कि संदेहवाद मेटा नैरेटिव की तरफ जो होता है उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, Edward W. Said had said instrumental in postmodern theory and criticism। postmodern theory and criticism के अंदर एडवर्ड डब्ल्यू सेड का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद डी पार्ट है, जीन बोडलियार्ड सिमुलक्रा एंड सिमुलेशन इज अ सिमिलर पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट। जीन बोडलियार्ड की जो वर्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमुलक्रा एंड सिमुलेशन जो है ये पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट है। क्या ये ठीक है? या ई पार्ट है, फेडरिक जेमसन आर्ग्यूज दैट पैरोडी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पैसिची इन पोस्ट मॉडर्निज्म। फेडरिक जेमसन आर्ग्यूज करते हैं कि पैरोडी ने जो है रिप्लेस किया है को रिप्लेस किया जा सकता है 85 से इन पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आपको बताना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से कौन कौन सी स्टेटमेंट और कंसेप्ट जो है वो रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर था आंसर नंबर 1 यानी बी पार्ट ठीक है, लोटार्ड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है, डी पार्ट ठीक है, जीन बोडलियार्ड का ये जो है टेक्स्ट है, जीन बोडलियार्ड की सिमुलक्रा एंड सिमुलेशन ये पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट है। उसके बाद ई पार्ट ठीक है, फेडरिक जेमसन जो है वो आर्ग्यूज कहते हैं कि जो पैरोडी है उसको रिप्लेस किया जा सकता है 85 से पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑल राइटर्स इन चौसर है कम फ्रॉम द मिडिल क्लास। सारे ही राइटर्स चौसर से लेके जो राइटर्स हैं सारे के सारे मिडिल क्लास से आते हैं, और उन्होंने कम से कम जो है अच्छी और महंगी एजुकेशन ली है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस वेयर हैज वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लेन नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने इस स्टेटमेंट को कहाँ पे एक्सप्लेन किया, कौन से वर्क के अंदर एक्सप्लेन किया है, और वक्त थे फर्स्ट ऑप्शन था मिसेस डेलवे, सेकंड था टू द लाइट हाउस, थर्ड था द लीनिंग टावर, और फोर्थ था अ रूम ऑफ वंस ओन। और आपको इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन अपने आप बन जाता है कि 4 वर्क जो है आपको वर्जीनिया वुल्फ के लर्न हो जाते हैं यहाँ से। वर्जीनिया वुल्फ के वर्क है मिसेस डेलवे, टू द लाइट हाउस, द लीनिंग टावर, अ रूम ऑफ वंस ओन। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 द लीनिंग टावर। द लीनिंग टावर के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स को आपको उनके पब्लिकेशन के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी जो सबसे पहले वर्क पब्लिश हुआ वो पहले आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पब्लिश हुआ वो बाद में, और उसके बाद इस तरह से आपको उनको क्रोनोलॉजिकल हिसाब से आपको लगाना था। तो आपको वर्क मिले थे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकंड हार्ड टाइम्स, सी ओलिवर ट्विस्ट, डी डेविड कोपरफील्ड, ई अ टेल ऑफ टू सिटीज। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी सबसे पहले आएगा सी ओलिवर ट्विस्ट, उसके बाद आएगा डी डेविड कोपरफील्ड, उसके बाद आएगा बी हार्ड टाइम्स, उसके बाद आएगा ई अ टेल ऑफ टू सिटीज, और उसके बाद आएगा ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और चार्ल्स डिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है यूजीसी नेट के हिसाब से, इनको आप सिंगल एक राइटर के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। और चार्ल्स डिकेंस पे लास्ट 10 इयर्स पे 10 इयर्स में यूजीसी नेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उस पे मैंने एक लास्ट जो वीडियो बनाया था वो चार्ल्स डिकेंस पे ही बनाया था, आप उसको देख लीजिए और आपके का यूजीसी नेट के लिए सारी प्रिपरेशन हो जाएगी उस एक वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following writer are popular for partition narrative? पार्टीशन नॉवेल्स जो है, पार्टीशन नरेटिव जो है, उसके अंदर कौन कौन से राइटर्स जो है वो पॉपुलर हैं? और ऑप्शन थे कृष्णा सोबती, शशि देश पांडे, सरोज कोवासजी, भारती मुखर्जी, राही मासूम रजा। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, यानी ए राइट है। कृष्णा सोबती एक पार्टीशन राइटर है। उसके बाद सी सरोज कोवासजी, उसके बाद ई राही मासूम रजा। ये इसका राइट आंसर था पार्टीशन नैरेटिव का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड। आपको बताना है कि ये वर्क्स जो है किस हिसाब से, इनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से सीक्वेंस में आपको लगाना था, कौन सा वर्क सबसे पहले पब्लिश हुआ, उसका बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। और इसका जो वर्क के ऑप्शन मिले थे, फर्स्ट ऑप्शन था कल्चर एंड सोसाइटी, Culture and Anarchy, To Hell with Culture, Studies in Dying Culture, Notes Towards the Definition of Culture। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, यानी सबसे पहले आएगा ए कल्चर एंड सोसाइटी, उसके बाद आएगा डी स्टडीज इन डाइंग कल्चर, उसके बाद आएगा ई नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, उसके बाद आएगा बी कल्चर एंड अनार्की, और उसके बाद आएगा सी टू हेल विद कल्चर। तो इस हिसाब से ये एक सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है इन वर्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच करना है लिस्ट 1 को 2 के साथ, और लिस्ट 1 में कैरेक्टर्स हैं और सेकंड में जो है नॉवेल्स है, यानी नॉवेल्स और उनके कैरेक्टर्स को आपको मैच करना है। और नीचे जो है करेक्ट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं वो है सेती, अकोन वोको, ऑफ्रेड, विंस्टन स्मिथ, ये आपको कैरेक्टर्स दिए गए थे। और जो वर्क थे वो थे द हैंडमेड्स टेल, बेलव्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट 1984। और इसमें से मैं बता देती हूँ आपको, मैंने रिसेंट में ही जो है इस पूरे वर्क की समरी डाली है। द हैंडमेड्स टेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एक बार समरी आप देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है। और इसके अंदर जो मेन हीरोइन थी वो थी ऑफ्रेड। उसके बाद बिलव्ड जो है टोनी मॉरिसन का है, तो इसकी जो हीरोइन है वो है सेथे। उसके बाद थिन फॉल अपार्ट, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है कॉनवो। उसके बाद सीधा लास्ट जो बचा है विंस्टन स्मिथ, उसकी है 1984। यानी जो दो ये वर्क है हैंडमेड्स टेल, बिलव्ड, इन दोनों की समरी मैंने डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये राइट इसका कॉम्बिनेशन था, यानी ए का 2 मैंने बता दिया है। सेथे जो है बिलव्ड में है, और कॉनवो को जो है वो है आपका थिंग्स फॉल अपार्ट में। ऑफ्रेड जो है द हैंडमेड्स टेल की मेन नरेटर लगा लो, हीरोइन लगा लो, वो है। और विंस्टन स्मिथ जो है 1984 में। तो ये करेक्ट ऑर्डर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं। मिस सी Genation is a sexual relationship or marriage between the people of same race। मिससिजिगेशन जो है वो एक टाइप से क्या होता है, सेम रेस के जो लोग होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल और मैरिज रिलेशनशिप को कहते हैं। उसके बाद कहता है क्रियोल जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि इवॉल्व हुई है पिडगिन से,
और ये जो है लैंग्वेज जो है जो स्पीच कम्युनिटी है उनकी एक नेटिव लैंग्वेज मानी जाती है। उसके बाद थर्ड था इंडियन ट्राइबल पीपल आर पॉपुलरली टर्म्ड एज एबोरिजिनल। इंडियन के जो ट्राइबल पीपल है उनको वो उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है अबोरिजिनल यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट था मुलेटो इज ए पर्सन। मुलेटो वो आदमी होता है जो मिक्स कम्युनिटी का है, मीन्स व्हाइट और ब्लैक एंसेस्ट्री का जो होता है उसको मुलेटो बोलते हैं। ई था ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू थी? तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी बी एंड डी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बी ठीक है। क्रियोल जो है वो एक लैंग्वेज है और जो इन्वॉल्व हुई है पिडगिन से, और उसके बाद जो है ये एक स्पीच कम्युनिटी की एक नेटिव लैंग्वेज है। उसके बाद डी ठीक है, यानी मुलेटो जो है ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कि जिनकी मिक्स एंसेस्ट्री होती है ब्लैक एंड व्हाइट की, उनको बोलते हैं मुलेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म जो है एडवर्ड सेड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको बताना है उनके इस वर्क के बारे में कि कौन कौन सी चीजें ट्रू है, कौन से पॉइंट्स ट्रू है। It was published in 1979, utilizes the concept of discursive formulation as argued by Foucault. He has taken up the detailed analysis of imaginative, geographic, and representation of Orient. It is one of the foundation texts of post-colonial theory. It puts to use Barthes' concept of death of the author. और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, यानी बी, सी एंड डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब बी का क्या मतलब था? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1979, ये बिल्कुल गलत था, ये नहीं है। उसके बाद बी ठीक था, यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन एज आर्ग्यूड बाय फोको। इसने जो है जो डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन है जो उसको यूटिलाइज किया है। उसके बाद सी ठीक है, ही हैज टेकन अप द डिटेल एनालिसिस, उन्होंने डिटेल एनालिसिस की है इसके अंदर ज्योग्राफिकल इमेजिनेटिव ज्योग्राफिकल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंट, यानी पूर्व का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन और उसकी जो है इमेजिनेटिव ज्योग्राफी है वो उसकी डिटेल एनालिसिस की है इस वर्क के अंदर। उसके बाद डी ठीक है, इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एफ assertion एंड द अदर इज लेबल एट रीजन। आपको टू ऑप्शंस जो टू स्टेटमेंट्स दी गई है, एक जो है assertion है और दूसरा उसका रीजन दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कल्चर इज वन ऑफ द 2 or 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कल्चर जो वर्ड है वो जितने भी इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर 2 और 3 कॉम्प्लेक्टेड जो बहुत ही मुश्किल वर्ड्स हैं, कल्चर वर्ड उनमें से एक है। पहला ये है, उसका रीजन क्या दिया गया है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ सेवरल डिफरेंट थ्रू रिलेटेड मीनिंग हैव emerged एट पर्टिकुलर मोमेंट थ्रू आउट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। क्योंकि इसकी लॉन्ग हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है इट इज मेनली बिकॉज, ये रीजन इसलिए है, कल्चर जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इसलिए है क्योंकि बहुत ही सारे डिफरेंट जो मीनिंग्स है इसके निकल के आते हैं कल्चर के, और इसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री के अंदर अलग अलग मीनिंग इसके निकल के आए हैं, इसलिए जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कल्चर। तो आपको बताना था कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों ए और आर दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूज ऑफ द ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च अंडरस्कोर्ड बाय फिलोसॉफिकल रैशनल्स इज टर्म एज। आपको बताना है कि रिसर्च को जो है एक बड़े फिलोसॉफिकल रैशनल के टर्म जो दी जाती है वो क्या दी जाती है, यानी रिसर्च को एक अब बहुत बड़े पैमाने पे जब आप करते हो तो उसको क्या जो है टर्म दी जाती है। सबसे पहला ऑप्शन था रिसर्च मेथड, उसको रिसर्च मेथड कहते हैं। सेकंड है रिसर्च टूल कहते हैं, रिसर्च टेक्निक्स कहते हैं, या रिसर्च मैथोलॉजी जो है मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4। इसको जो कहते हैं जब रिसर्च को किसी बड़े ब्रॉडर जो है एक फ्रेम पे जो है रिसर्च की जाती है तो उसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर इन 1920 दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड। इनमें से किसने जो है डिक्लेयर किया कि इन 1920 के अंदर डिक्लेयर किया कि इंग्लैंड के अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल लाइफ जो है वो नहीं है। और ऑप्शंस थे डोरोथी रिचर्डसन, सेकंड है वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड थर्ड है एजरा पाउंड और फोर्थ है टी एस एलियट। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर थर्ड, एजरा पाउंड ने कहा है कि इन 1920 के अंदर दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन जो ये पॉइंट्स है इनका आपको पॉइंट बताना है। द फर्स्ट पॉइंट है द स्काईलार्क, बी है द बेजर, सी है द जिप्सी कैंप, डी है फर्स्ट लव। और इसके जो पॉइंट्स दिए हैं वो है पी बी शैले, जॉन क्लेयर, लॉर्ड बायरन और रॉबर्ट बर्न्स। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर टू, जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर की पॉइंट्स है और यहीं से आपको ये क्वेश्चंस पता चल जाना चाहिए कि जॉन क्लेयर की 4 पॉइंट्स आपको यहीं से लर्न हो जानी चाहिए। जॉन क्लेयर की पॉइंट्स है द स्काईलार्क, द बेजर, द जिप्सी कैंप और फर्स्ट लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सिमुलुक्रा इन पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स इज अबाउट। आपको बताना है कि पोस्ट मॉडर्न के अंदर जो है जो टर्म आई है सिमुलुक्रा, उसका मीनिंग क्या है, वो किस चीज के बारे में है। एब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, क्या इसके अंदर जो रियलिटी है उसकी एब्सेंस है। आर्टिफिशियल प्रोड्यूस रियलिटी, इसके अंदर क्या आर्टिफिशियल प्रोड्यूस रियलिटी है। डब्ड एज ऑथेंटिक, जिसको ये दिखाया गया है कि हाँ यही ऑथेंटिक है। आर्टिफिशियल है पर ये दिखाया गया है कि ऑथेंटिक है। अ रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, क्या इसके अंदर रिजेक्शन किया गया है कि जो मॉडर्निस्टिक व्यू है रियलिटी का क्या उसका रिजेक्शन है। या द गैप बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी, क्या इसके अंदर गैप दिया गया है कि क्या जो सोचते हैं वो और रियलिटी जो है वो उसके अंदर गैप है। या द साइकोलॉजिकल इंटरप्ले एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, या इसके अंदर हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल इंटरप्ले है। तो इनमें से कौन सा है पोस्ट मॉडर्न जो डिस्कोर्स है उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर ए एंड बी, यानी इसके अंदर अब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, रियलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी अब्सेंस है। और बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रियलिटी डब्ड एज ऑथेंटिक, जो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड रियलिटी है उसको ये दिखाया जाता है कि वही सच है, वही ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू सिटीज आर रेफर्ड इन चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटी। चार्ल्स डिकेंस का वर्क के अंदर अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर कौन कौन सी दो सिटीज के बारे में बताया गया है, रेफर किया गया है। ए पेरिस एंड वेनिस, सेकंड वेनिस एंड फ्लोरेंस, थर्ड लंदन एंड पेरिस, फोर लंदन एंड ब्री बर्मिंघम। तो आपको राइट आंसर था इसका आंसर नंबर 3 लंदन एंड पेरिस। अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर जो सिटीज बताई गई है वो है लंदन एंड पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसीडेंटल क्लब वाज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स फॉर फिलोसफिकल डिस्कशन। ट्रांसीडेंटल जो क्लब है वो एक ग्रुप है अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स का और वो एक फिलोसफिकल दार्शनिक डिस्कशन करते हैं। विच टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज टेकन एज अ शॉर्ट ट्रीटाइज ऑन ट्रांसीडेंटलिज्म। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक टेक्स्ट है, कौन सा एक वर्क है ट्रांसीडेंटलिज्म से रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है एमर्सन का नेचर, सेकंड है थोरे का गोल्डन, थर्ड है विटनम की लीव्स ऑफ ग्रास और फोर्थ है थ्योरी की सिविल डिसओबीडियंस। और इसका राइट आंसर था एमर्सन्स नेचर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक था। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स है यानी ट्रांसीडेंटल जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड मैंने जो लिटरेरी मूवमेंट्स है उसके अंदर इसको डिटेल में समझाया हुआ है। तो वो आप जाके वीडियो मेरा लिटरेरी मूवमेंट्स जो है उसके टू पार्ट में मैंने वीडियो डाले हुए हैं, वो जाके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आप कवर कर सकते हैं उन दोनों वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। और इसे ऑप्शंस दिए गए थे, टेक्स्ट दिए गए हैं और उसके साथ ऑथर दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। फर्स्ट जो टेक्स्ट दी है द कोलैबोरेटर, सेकंड है द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड, सी द रोल ऑफ ओनर और डी द हाफ मदर। और इसके जो राइटर्स आपको दिए गए हैं, ऑथर दिए गए हैं। ए अमनदीप संधू, सेकंड शहनाज बशीर,
थर्ड सिद्धार्था गीगो और फोर्थ है मिर्जा वाहिद। और मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये चार में से अमनदीप संधू जो है वो एक पंजाबी राइटर है, उसके साथ साथ ये तीनों जो राइटर हैं वो तीनों ही राइटर जो हैं वो कश्मीरी राइटर है। और कश्मीरी राइटर से रिलेटेड मैंने इसी क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो इस पे डाल दिया है, कश्मीरी राइटर और सिख पंजाबी राइटर से रिलेटेड। वो जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हो, या मैं इसको उसमें उसमें भी डाल दूंगी, लिंक भी डाल दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं और उससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये दोनों कश्मीरी राइटर्स और जो पंजाबी राइटर है। और इसका राइट कॉम्बिनेशन था, आंसर नंबर 1 था, ए जो है वो 4 है, कोलैबोरेटर जो है वो मिर्जा वाहिद का है, बी का थर्ड है यानी द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड है वो सिद्धार्था गीगू का है, उसके बाद सी का है 1, रोल ऑफ ऑनर जो है वो अमनदीप संधू का है, और द हाफ मदर जो है वो है शहनाज बशीर का। तो ये राइट कॉम्बिनेशन था। तो पहली बार जो है यूजीसी नेट ने कश्मीरी राइटर से क्वेश्चंस पूछा है और पंजाबी राइटर से। तो ये पूरा का पूरा ही आपका क्वेश्चंस मैंने डिटेल में करा दिया है। आप इन चारों के बारे में, कश्मीरी राइटर्स हैं क्या नहीं है, तो ये आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द ऑथर राइटर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइटर और ऑथर जो है ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। आपके ऑप्शन थे आई ए रिचर्ड्स, बी रिचर्ड होगार्ट, थर्ड रेमंड विलियम्स और फोर स्टुअर्ट हॉल। तो ये जो है आपको राइटर्स दिए गए थे और इसका राइट आंसर है, इसका आंसर नंबर 1 आई ए रिचर्ड्स जो है ब्रिटिश कल्चरल स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उससे एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों जो है, इससे जो एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटिश, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश कल्चरल स्टडी से रिलेटेड कौन कौन है, तो रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स और स्टुअर्ट हॉल जो है वो ब्रिटिश कल्चरल स्टडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपको बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक है, या दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है। तो ये आपको बताना है इसके अंदर। नॉन फिक्शनल नरेटिव, एक नॉन फिक्शनल नरेटिव है, फॉलो दी रैबिट प्रूफ फेंस, और उसका नॉन फिक्शन नरेटिव का नाम है रैबिट प्रूफ फेंस। इसके ये जो वर्क है ये है डोरिस पिलकिंगटन का है, ये वर्क है, इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ 3 एबोरिजिनल गर्ल। ये बेसिकली एक स्टोरी है किसकी, 3 आदिवासी लड़कियों की, हु फ्लीड फ्रॉम द मूर रिवर नेटिव। ये असल में भाग जाती हैं यहाँ से और लाइफ को एक्सपीरियंस करती हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में, द नेम्स ऑफ द 3 गर्ल्स आर मोली, डेजी एंड मैरी, और जो गर्ल्स हैं उनके नाम है मोली, डेजी और मेरी। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा, इन द लाइट ऑफ द वो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन बिलो। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, और इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था आंसर नंबर 3, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यानी स्टेटमेंट 1 ये एक वर्क है, नॉन फिक्शनल नरेटिव है, इसका नाम है रैबिट प्रूफ फेंस, और ये वर्क है डोरिस पिलकिंगटन का, और इसके अंदर लाइफ रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो 3 लड़कियों की है जो भाग जाती है मूर रिवर नेटिव से। तो और इसके बाद जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, यानी इनके नाम जो थे वो ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क ऑफ रिचर्ड होगार्ट वर पब्लिश। आपको बताना है कि अभी हमने किया था, अभी जो कल्चरल स्टडीज में थे उनमें मेन इंपॉर्टेंट जो राइटर थे वो थे रिचर्ड होगार्ट, और अभी क्वेश्चन ये सेकंड इन्हीं से रिलेटेड आ गया है कि उनके जो वर्क हैं आपको बताना है कि उनको जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, यानी सबसे पहले कौन सा पब्लिश हो, उसके बाद सेकंड कौन सा, उसके इस तरह से। और जो वर्क थे वो था एन इमेजिन लाइफ, द यूजेस ऑफ लिटरेसी, higher education demand and response, a local habitation, a sort of clowning। ये इनके वर्क है। तो यहां से ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिचर्ड होगार्ट के वर्क कौन कौन से हैं, तो ये इनके वर्क है, तो कम से कम ये वर्क तो आपको याद हो जाने चाहिए। तो इनके वर्क हैं एन इमेजिन लाइफ, द यूजेस ऑफ लिटरेसी, हायर एजुकेशन डिमांड एंड रिस्पॉन्स, अ लोकल हैबिटेशन, उसके बाद अ शॉर्ट ऑफ क्लाउनिंग। और उसका जो सही क्रोनोलॉजी थी इन वर्क्स की वो थी आंसर नंबर 4, यानी सबसे पहले आएगा आपका बी,
द यूजेस ऑफ लिटरेसी, उसके बाद आएगा सी हायर एजुकेशन डिमांड एंड रिस्पॉन्स, उसके बाद आएगा डी अ लोकल हैबिटेशन, उसके बाद आएगा ई अ शॉर्ट ऑफ क्लाउनिंग, और उसके बाद आएगा ए एन इमेजिन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना आपको लिस्ट 1 एंड 2 को। उसके बाद जो सबसे पहले जो लिस्ट 1 है उसमें है कैरेक्टर्स और सेकंड लिस्ट में है वर्क, यानी वर्क्स को कैरेक्टर्स को और उनके वर्क्स को मैच करना है। फर्स्ट है क्रिस्टोफाइन, जिला, एस्टेला, एक्वीफी, एक्वीफी एक्वीफी, ये जो कैरेक्टर्स हैं और इनके वर्क जो आपको दिए गए हैं, वुदरिंग हाइट्स, वाइड सार्गोसो सी, थिंग्स फॉल अपार्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और इसका सही कॉम्बिनेशन जो था राइट और कैरेक्टर्स और उनके वर्क्स का, वो था आंसर नंबर 3, यानी ए का है सेकंड क्रिस्टोफाइन जो है वो है वाइड सार्गोसो सी, उसके बाद बी का है 1, जिला जो है वो वुदरिंग हाइट्स में है, उसके बाद सी का है 4, यानी एस्टेला जो है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर, और डी का है 3, एक्वेफी जो है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर। तो ये करेक्टर्स हैं और ये इनके वर्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शी स्टूप्स टू कंकर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जो ये वर्क है जो प्ले है शी स्टूप्स टू कंकर, इनके कौन सा जो है पॉइंट इसके बारे में ठीक नहीं है। इट इज एंडाउन्ड विद एन इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट, इसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा जीवंत और जो है प्लॉट है। इट डज नॉट कास्ट एक्सीलेंट करेक्टर्स, इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है। इट हैज ए विवेशियस एंड डिलाइटफुल स्टाइल, इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा डिलाइटफुल है। इट लैक्स दी रेस्टोरेशन ग्रोसनेस, और जो रेस्टोरेशन की जो स्थिरता है वो इस वर्क के अंदर नहीं है। तो कौन सा इसके बारे में ठीक नहीं है, तो ये पॉइंट इस वर्क के बारे में ठीक नहीं है कि इट डज नॉट कास्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर्स, कि इसके अंदर एक्सीलेंट कैरेक्टर्स नहीं है, यानी इसके अंदर जो वर्क कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो ग्रामस्की प्रिजन नोटबुक प्राइमरीली डील्स विद। एंटोनियो ग्रामस्की की जो नोट वर्क है प्रिजन नोटबुक, उनमें से किस टॉपिक को डील करती है। पेन ऑफ ए प्रिजनर ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, कॉलोनियल टाइम्स के दौरान एक प्रिजनर के पेन को दिखाता है। रिकलेक्शंस ऑफ लव रोमांस एंड ब्लिसफुल लाइफ, रिकलेक्शन दिखाया गया है लव रोमांस और ब्लिसफुल लाइफ का। फिलोसफी कल्चर लिटरेचर एंड रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, इसके वर्क के अंदर दिखाया गया है। फिलोसफी कल्चर लिटरेचर एंड रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ ब्लैक्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, या फिर कॉलोनियल टाइम्स के दौरान जो ब्लैक्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, शोषण हुआ था, वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये जो वर्क है वो किससे डील करता है, तो इसका राइट आंसर है एंटोनियो ग्रामस्की का जो प्रिजन नोटबुक है उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उठाए गए हैं वो उठाया गया है फिलोसफी कल्चर लिटरेचर एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है उन स्टेट्स के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है a room of one's own is a feminist essay about women's education, exclusion and writing by Virginia Woolf। एक रूम ऑफ वंस ऑन जो है एक फेमिनिस्ट ऐसे है, वो औरतों की एजुकेशन के बारे में उनकी राइटिंग से बारे में बात करता है, और ये जो राइट किया था वर्जीनिया वुल्फ ने राइट किया था। सेकंड स्टेटमेंट है इन अदर वर्ड्स जो एक वर्क है कलेक्शन ऑफ एसे है, और इसको राइट किया है एडवर्ड डब्ल्यू सईद ने, और इसके अंदर दिखाया गया है साइको एनालिसिस और सोशल थ्योरी जो है वो आइडियाज इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, या दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 ट्रू है पर स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी एडवर्ड सईद का जो ये जो वर्क है अदर वर्ड्स, इसके अंदर साइको एनालिसिस और सोशल थ्योरी जो है वो नहीं दिखाई गई, यानी ये सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेनेसी विलियम्स अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। आपको बताना है कौन से जो है टेनेसी विलियम का वर्क है अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, उसके बारे में कौन सा पॉइंट जो है वो ट्रू है। इट इज सेट इन न्यू ऑरलिन्स, द प्रोटैगनिस्ट इज मिसिसिपी लैंडोनर, इट एंड्स विद ब्लांसी डिपीट एंड डिपार्चर, टॉम विंगफील्ड इज द नरेटर, लोरा एंड स्टेला आर कजन्स।
तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी ए एंड सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी ए, इट इज सेट इन न्यू ऑरलीन्स, ये सेट हुआ है न्यू ऑरलीन्स में। उसके बाद सी, इट एंड्स विद ब्लांची डिफीट एंड डिपार्चर, ये खत्म होता है ब्लांची की डिफीट और डिपार्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज रोमांस प्रीसीडेड द इमर्जेंस ऑफ अ नोवेल, यानी प्रोज रोमांस जो है वो नोवेल के आने से पहले जो है रोमांस होता, जो प्रोज रोमांस था वो एक बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी जॉनर था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टेक्स्ट जो है वो प्रोज रोमांस के अंडर में आती है, कौन सी कैटेगरी प्रोज रोमांस की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से वर्क जो है आते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है द पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड द स्पेक्टेटर। सेकंड आपको दिया गया है ओरोनोको एंड द फेयरजिल्ट। थर्ड था पैमेला एंड क्लैरिसा, और फोर्थ ऑप्शन था एमिलिया एंड फर्डिनेंड काउंट फैंटम। तो इनमें से कौन सा जो है प्रोज रोमांस की कैटेगरी में आएगा? तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, ओरोनोको एंड द फेयरजिल्ट। और ये दोनों ही वर्क जो है अफ्रा बैन के हैं। अफ्रा बैन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है, वो आप जाके देख सकते हो उनकी लाइफ, उनकी वर्क से। और अफ्रा बैन जो है फर्स्ट प्रोफेशनल नॉवलिस्ट बनी थी, और वो पहली प्रोफेशनल नॉवलिस्ट मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो आप वो जाके उन पे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब एना करीना सिचुएशन एंड वर्ल्ड व्यू। इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं एना करीना की सिचुएशन और उनके जो वर्ल्ड व्यू है उसके बारे में। एना इज डीपली कमिटेड टू द फैमिली एंड चिल्ड्रन। एना जो है वो, और एना करीना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। कभी उनकी स्टार्टिंग, इस वर्क की स्टार्टिंग लाइनें आ जाती है, कभी एंडिंग लाइनें आ जाती है, कभी कैरेक्टर से रिलेटेड, यानी यूजीसी नेट एना करीना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो एना जो है, एना's choice were more an outcome of passion and instinct. Anna accepted the exile to which she was condemned. Anna's passionate spirit and determination to live life at her own terms make her so unique. She became a victim of rampant patriarchal forces. तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, यानी ए ट्रू है। एना इज डीपली कमिटेड टू द फैमिली एंड द चिल्ड्रन, फैमिली और चिल्ड्रन से बहुत के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड थी। डी ऑप्शन ठीक है। एना पैशनेट स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लिव लाइफ एट हर ओन टर्म्स मेक हर सो यूनिक। एना जो है लाइफ को अपनी टर्म्स पे जो है जीना चाहती थी, और उसी की वजह से वो इतनी ज्यादा यूनिक थी। ई ऑप्शन ठीक है। शी बिकम ए विक्टिम ऑफ रैम्पेंट पैट्रियार्कल फोर्सेस, यानी जो पैट्रियार्कल फोर्सेस है उसका शिकार बनती है एना। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल ठीक थे। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में, के कॉन्टेक्स्ट के बारे में कौन से जो अजम्पशंस है वो ट्रू हैं। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी ए, बी एंड डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ए, द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी न्यू क्रिटिसिज्म ने एक नई मूवमेंट की शुरुआत की जिसने जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर किया कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट है उसकी क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। उसके बाद बी ठीक है। द लीडिंग क्रिटिक्स जो है न्यू क्रिटिसिज्म के, जो न्यू क्रिटिक्स है वो है एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरन, आर.पी. ब्लैकमर एंड केनेथ बर्ग। ये जो है इंपॉर्टेंट न्यू क्रिटिक्स है, और यहाँ से आपको न्यू क्रिटिक्स जो है कौन कौन से हैं वो भी लर्न हो जाएगा, यहाँ से लर्न कर लीजिए आप। उसके बाद डी ऑप्शन ठीक है। दिस क्रिटिकल अप्रोच टेंड्स टू डिस्क्रेडिट हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर। और इसके अंदर जो है ये जो अप्रोच है न्यू क्रिटिसिज्म, ये डिस्क्रेडिट करती है हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो होता है लिटरेचर का उसको। आप, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।